हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों, आप लोगों का एक कमेंट था कि सर हमें आलोक भारती प्रकाशन से क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन चाहिए, 11.1, जिस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दोस्तों, इसमें हमको जानना है वृत्त के बारे में। तो आपको वृत्त से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है वो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने फ्रेंड्स को पहले देखिए, एक काम कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर किया कीजिए। हमें थोड़ा सपोर्ट अगर आपका मिलेगा तभी हमें आपका काम करने में मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, कुछ करना नहीं है आपको, बस अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, उनको सब्सक्राइब करवाना है, मेरे बारे में उनको बताना है कि आप इस चैनल पे किसी भी चैप्टर से, किसी भी क्लास के, किसी भी पब्लिकेशन से आप कमेंट करते हैं तो आपको इसका थ्योरी प्लस में सॉल्यूशन सभी मिलेंगे। आपको जिस भी प्रकार का डाउट है, जिस भी प्रकार का प्रॉब्लम है, आपके सभी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समाधान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को अपना यूट्यूब चैनल मान के थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, ज़्यादा लोगों को जानकारी दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, आज का अपना जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो अपना टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अपने जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पहला टॉपिक है कि वृत्त का परिधि क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, वृत्त का परिधि के लिए आपको देखिए जानना पड़ेगा कि वृत्त कैसा होता है। तो वृत्त का फिगर होता है ऐसा। ठीक है, इसमें एक केंद्र होता है, इसी केंद्र के रिस्पेक्ट में खींचा जाता है इसके चारों तरफ। इसका देखिए त्रिज्या क्या होगा, सभी जगह आपस में समान होता है। तो ये त्रिज्या होता है और ये क्या होता है, व्यास होता है। ये चीज तो आपको मालूम है। तो फ्रेंड्स देखिए, परिधि क्या होता है, किसी वृत्त का परिधि क्या होता है, यह वह दूरी है जो इस वृत्त के चारों तरफ एक बार चक्कर लगाने में जो तय किया गया दूरी होगा, वही कहलाएगा वृत्त का परिधि। मान लीजिए हम इस बिंदु से चलते हैं और चारों तरफ घूम के अगर फिर से इसी बिंदु पर आ जाते हैं तो जितना दूरी हमने तय किया वही होगा उस वृत्त का परिधि। ठीक है, और ये क्या होता है, ये डायमीटर होता है, वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, इसको व्यास कहते हैं, इंग्लिश में डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, अपने महान गणितज्ञ जो थे, अपने महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी जो थे, वो बताए थे कि वृत्त की परिधि और व्यास में एक रिलेशन होता है। इस दोनों का अनुपात क्या होता है, परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है ना, परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। हमेशा क्या होता है, अचर रहता है, वो हमेशा जो है अचर रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, मतलब अचर रहेगा। परिधि और व्यास अगर कोई दिया हुआ है निश्चित इतना इतना है तो उसका जो होगा वैल्यू अचर रहता है। ठीक है, मतलब उस अचर संख्या को हम एक ग्रीक अक्षर पाई से सूचित करते हैं। ठीक है, और पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 3.14। अगर पॉइंट में लिखे तो, अगर बट्टा भिन्न में लिखना चाहे तो ये होता है 22/7 के बराबर। ठीक है, तो ये अपना इससे आगे भी होता है ज़्यादा, लेकिन इतना ही जानना है, भिन्न में कितना होगा 22/7 और पाई में कितना, मतलब पॉइंट में कितना होगा 3.14। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक परिधि का फॉर्मूला अपना निकल के आएगा। तो व्यास बराबर आप क्या जानते हैं, ये व्यास जो होता है इस त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, केंद्र से लेकर परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, और इधर भी इतना त्रिज्या हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिज्या, मतलब व्यास को हम 2 गुने त्रिज्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये परिधि बट्टा 2r, व्यास बराबर क्या होता है 2r बराबर पाई। अगर यहाँ से हम परिधि का मान निकालना चाहे तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, आपको याद भी होंगे, लेकिन ये आए कहाँ से है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, अपने महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने बताया था कि परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो एक कोई अचर होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और उस कांस्टेंट को हम ग्रीक अक्षर से सूचित करते हैं जिसे पाई कहते हैं। ग्रीक अक्षर है पाई, इससे सूचित करते हैं। अब यहाँ से इस दोनों के बीच का रिलेशन आपको पता चल गया, कैसे वृत्त का परिधि आया है ये पता चल गया। ठीक है, तो देखिए, अब इसके बाद हमें कुछ और बातों को जानना है, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें जैसे होता है वृत्त का जीवा, छेदक होता है। ठीक है, त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने लिखा है कुछ बातों को। ठीक है, देखिए, पहला लिखा हुआ है जीवा, दूसरा है छेदक, तीसरा है वृत्त और चौथा है केंद्रीय कोण। तो दोस्तों, ये वृत्त में कहाँ पे होते हैं ये देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक वृत्त खींचना होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त में जीवा कहाँ पे होता है, छेदक क्या होता है, तो इसके लिए केंद्र देखिए। और जैसे मान लीजिए जीवा के बारे में हमें जानना है तो एक रेखा, जैसे मान लीजिए ये इस वृत्त को ऐसे करके काट दिया, रेखा का नाम क्या है, AB।
ठीक है। ए बी कोई रेखा है जिसने इस वृत्त को प्रतिच्छेद किया है, काटा है, ठीक है। किस बिंदु पे काटा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु है क्या M, और ये बिंदु क्या है N है। और रेखा के बारे में आप जान लीजिए कि रेखा का कोई अंत नहीं होता है, रेखा अनंत होती है, इसीलिए यहाँ पे तीर का निशान दिया गया है कि मतलब रेखा उधर भी बढ़ते चला गया, रेखा इधर भी बढ़ते जाएगा, अभी ये रुका हुआ नहीं है। रेखा खंड, उसी रेखा को अगर हम कहीं से काट के उसका टुकड़ा ले लेते हैं तो वो क्या होता है, रेखा खंड होता है। तो रेखा में और रेखा खंड में आपको बहुत बड़ा अंतर यही समझना चाहिए कि रेखा खंड जो होता है, रेखा का एक टुकड़ा होता है, उसको हम निश्चित रूप से खींच सकते हैं कि इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, ठीक है। लेकिन रेखा को हम ऐसे नहीं खींच सकते, रेखा जो है अनंत है, रेखा बढ़ते चले जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए पहली बात, जीवा क्या है, जीवा को समझते हैं। किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड जीवा कहलाती है, ठीक है। रेखा खंड की बात है, मतलब वो रेखा का टुकड़ा है, ठीक है। रेखा खंड मतलब दो बिंदुओं वृत्त पर किस किस बिंदु पर कटा है, एक बिंदु M पर कटा, एक बिंदु N पर कटा। तो यहाँ पर जीवा क्या हो जाएगा, जीवा क्या होगा, जीवा होगा MN रेखा खंड, ठीक है। ये चीज आपको समझना चाहिए कि जीवा क्या होता है और छेदक क्या होता है। जीवा और छेदक में बहुत बड़ा अंतर है जो कि आपको दिख नहीं सकता है, लेकिन होता है बहुत बड़ा अंतर। छेदक देखिए, छेदक क्या है, वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अब छेदक जो है ये क्या है, वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, ये रेखा खंड नहीं है, ठीक है। तो उस रेखा का नाम क्या है, रेखा का नाम है AB। तो छेदक क्या हो जाएगा, यहाँ पे छेदक रेखा जो होगा वही होगा छेदक, ठीक है। रेखा का जो नाम होगा वो हो जाएगा छेदक, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, जिस बिंदु पर काटा है, उस दोनों बिंदु का नाम लिख देंगे तो वो होगा जीवा, ठीक है। तो डाउट क्लियर है इस दोनों चीज का। और चाप क्या होता है, वृत्त के एक सतत खंड को चाप कहते हैं। देखिए अब जैसे ये दोनों बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है तो वृत्त का परिधि क्या था, पूरा था, ठीक है। लेकिन चाप क्या हो जाएगा, इस दोनों बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है तो चाप होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा चाप है और ये बड़ा चाप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लघु चाप कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, दीर्घ चाप कहेंगे। तो यहाँ पे लघु चाप क्या हो जाएगा, लघु चाप हो जाएगा MN, ठीक है। लघु चाप हो जाएगा MN, इसको ऐसे करके सूचित करते हैं, ठीक है। ऊपर से टोपी लगा देंगे। और दीर्घ चाप क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे मतलब NM, ठीक है। ऐसे करके दिखा देंगे, ऊपर से दर्शा देंगे। तो चाप भी समझ लिया आपने। अब देखिए केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण किसको कहते हैं, वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा अंतरित कोण केंद्रीय कोण कहलाती है। वृत्त के केंद्र पर उसके जीवा द्वारा, तो जीवा क्या है, जीवा ये और ये MN रेखा जो है, रेखा खंड, ये क्या है, जीवा है। तो इससे हम क्या करेंगे, इस वृत्त के केंद्र को मिलाएंगे और इसको इस वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे, ठीक है। वृत्त का केंद्र तो एक ही है, ये दोनों बिंदु से हमने मिला दिया। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा थीटा, वही क्या होगा, केंद्रीय कोण होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए, यहाँ पर जो थीटा कोण बना है ये क्या है, केंद्रीय कोण है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नीचे में कहीं पर भी कि केंद्रीय कोण जो है इस फिगर में क्या है, केंद्रीय कोण बराबर क्या हो गया, एंगल M, और इस बिंदु को केंद्र को मान लेते हैं O, MON हो जाएगा, कोण MON, ठीक है, मतलब एंगल थीटा, ठीक है। मतलब थीटा जो है क्या है, केंद्रीय कोण है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को समझने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं त्रिज्य खंड और वृत्त खंड क्या है। तो दोस्तों देखिए अपना 4 टॉपिक देख चुके हैं, ये 5वां और 6ठा टॉपिक है, त्रिज्य खंड और वृत्त खंड। वृत्त का त्रिज्य खंड क्या होता है और वृत्त का वृत्त खंड क्या होता है। तो देखिए पहले तो एक सर्किल बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा, इसमें केंद्र होगा, ठीक है। और इस तरह से बनाए थे, दो बिंदु लेके, यहाँ पे क्या बना था, ये बना था वृत्त का जीवा, ठीक है, ये बना था वृत्त का जीवा। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं O है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें कि वृत्त का त्रिज्य खंड का डिफिनेशन हमने क्या लिखा है, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। अब इसमें देखिए संगत चाप आ गया, तो चाप के बारे में आपको हमने पहले बताया है थोड़ी देर पहले। चाप क्या होता है, इस दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है तो ये वाला जो होगा अपना संगत चाप होगा, इतना दूर का जो होगा ये होगा चाप, ठीक है। और बताइए को डिफिनेशन में क्या कह रहा है, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं, तो दो त्रिज्या, ये देखिए ये त्रिज्या ही ना है किसी वृत्त का,
केंद्र से लेके वृत्त के परिधि तक की दूरी और केंद्र से लेके वृत्त के परिधि तक की दूरी, ये दो त्रिज्या हुआ और संगत चाप ये हुआ। मतलब ये जो पूरा क्षेत्र जो है अपना घिरा हुआ, ये पूरा क्या है, ये पूरा है त्रिज्य खंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संगत चाप से घिरा पूरा हुआ तो ये त्रिज्य खंड हुआ। किसी वृत्त का दो त्रिज्या और उसी दोनों त्रिज्या से जो चाप बनेगा उससे घिरा हुआ क्षेत्र पूरा जो होगा त्रिज्य खंड होगा। तो यहाँ त्रिज्य खंड क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं एक M बिंदु है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड हो जाएगा OAMB। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद समझेंगे वृत्त खंड को। ठीक है, तो वृत्त खंड के लिए भी एक फिगर बनाना पड़ेगा, किसका, वृत्त का, सर्किल का। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन अब देखिए क्या कहता है कि किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र जैसे ये रहा, दो त्रिज्या हमने ये बनाया। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका जीवा हो गया। ठीक है, जीवा हुआ। और इसके डिफिनेशन में क्या कहता, किसी वृत्त के जीवा और संगत चाप द्वारा घिरा। तो जीवा तो ये रहा और संगत चाप तो ये रहा। ठीक है, तो यही क्षेत्र जो अपना इससे घिरा हुआ है ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा वृत्त खंड। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सिर्फ इतने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ वृत्त खंड में क्या हो रहा है, एक छोटा वाला वृत्त खंड बन रहा है, एक बाकी जो ऊपर शेष में पूरा बच गया ऊपर वाला वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घवृत्त खंड। वृत्त खंड कहेंगे इसको। और ये छोटा वाला ना, तो इसको हम लघु वृत्त खंड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का डाउट क्लियर है। तो दोस्तों हमने जितने भी चीज़ लिखे हैं उन सभी चीज़ों को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बाद हमें देखने हैं कुछ विशेष फॉर्मूला जो कि इस चैप्टर में आपको यूज होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम देखेंगे अब कुछ इंपोर्टेंट से है फॉर्मूला। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट से फॉर्मूला देखना है। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, ये उसका केंद्र है, ये दोनों क्या है, उसका त्रिज्या, और इस त्रिज्या दोनों शीर्ष को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, उस वृत्त का जीवा बनेगा। ठीक है, ये बन गया उस वृत्त का जीवा, और ये क्या है नीचे वाला, ये है उस वृत्त का चाप। ठीक है, तो ये केंद्र को हमने O से सूचित किया, इसको M से सूचित कर दिए, इसको N से। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला फॉर्मूला अपना पहला फॉर्मूला हो सकता है क्या, चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई आपसे अगर पूछ दे कि ये जो अपना चाप है ये नीचे वाला M से N तक जो गया है इसका लंबाई कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चाप का लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 गुने 2πr। देखिए अब ये आया कैसे है ये बताने में हो जाएगा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा, इसीलिए शॉर्टकट में जान लीजिए आप इसका फॉर्मूला। ठीक है, और चाप की लंबाई को हम सूचित करते हैं किस चीज़ से, L से। तो L बराबर कितना दे दिया, L बराबर दे दिया है अगर, तो देखिए यहाँ θ/360 है, मतलब अगर हमको यहाँ का एंगल, यहाँ का कोण मालूम होगा तभी हम इसका लंबाई निकाल सकते हैं चाप का। लेकिन एक और मेथड से आप निकाल सकते हैं, जैसे देखिए L दे दिया, ठीक है, और θ/360 दे दिया और गुने 2πr, ये हो गया। L से सूचित किया हमने चाप की लंबाई को। ठीक है, तो अब करेंगे हम क्या, इस दो को हम इधर लाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो को हम अगर इधर लाएंगे गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, θ/360 पाई r बचेगा। दो तो इधर चला आया। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ हम r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा L/2 गुने r बराबर θ/360 गुने पाई, एक r तो है ही, एक और r से गुना करेंगे तो πr² हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये फॉर्मूला जो है अपना किस चीज़ का है, ये फॉर्मूला है क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये आया, इधर क्या आ गया, L/2 गुने r आ गया, मतलब इसको हम 1/2 गुने L गुने r इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया, मतलब दूसरा फॉर्मूला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एक तो दूसरा, एक फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि θ/360 गुने πr² होता है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको थीटा नहीं पता है, सिर्फ उसका L और R मालूम है, मतलब जीवा का लंबाई और त्रिज्या पता है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 × L × R।
ये था अपना सेकेंड फॉर्मूला, ये था दूसरा फॉर्मूला और ये था अपना पहला फॉर्मूला किसका, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। और जीवा चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। ये फॉर्मूला अपना पहला रहा, ठीक है, ये फॉर्मूला अपना पहला रहा और ये रहा अपना दूसरा और ये रहा तीसरा। ये दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि वृत्तखंड का परिमाप कैसे निकलता है, लघु वृत्तखंड का परिमाप कैसे निकलता है। दोस्तों देखिए ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, बस इन्हीं फॉर्मूला, इतने ही फॉर्मूला पे आपका पूरा चैप्टर है वृत्त के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। वृत्तखंड का परिमाप क्या है, एल प्लस 2 पाई आर थीटा बटा 360 और त्रिज्य खंड का परिमाप क्या है, 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बटा 360। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये दोनों उस वृत्त का त्रिज्या है, ये हो गया उसका जीवा, ठीक है, ये हो गया उसका जीवा वृत्त का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड कौन हुआ, इतना से लेके नीचे का जो अपना भाग हुआ ये सभी क्या हुआ, वृत्तखंड हुआ, ठीक है। तो इस वृत्तखंड का परिमाप निकालना है तो ये अपना ये जो जीवा है इसको जोड़ना पड़ेगा और ये अपना ये चाप जो है, जीवा और चाप दोनों की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। तो चाप की लंबाई क्या पढ़ा है अपने अभी फॉर्मूला एक देखें ना, चाप की लंबाई यही होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, ठीक है। अब इसी को हमने गुना करके क्या लिख दिया, 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 और उसमें जोड़ दी है ये एल। तो फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। त्रिज्य खंड का परिमाप कैसे हुआ, त्रिज्य खंड ये अपना पूरा क्षेत्र हो गया ना, तो ये दोनों त्रिज्या और ये चाप जुड़ गया तो इस पूरे त्रिज्य खंड का परिमाप आ गया। तो ये सभी फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आ गए हैं हम एक्सरसाइज 11.1 पे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और ताकि दिए गए कथन सत्य हो जाए, ठीक है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान में हम क्या भरे कि ये कथन जो है, ये जो बात लिखा हुआ है ये सही हो जाए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल है 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस उसका व्यास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, कितना दे दिया है 64 पाई, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 पाई, ठीक है। और ये पाई चला जाएगा भाग में तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 64, इधर से स्क्वायर हटा है तो इधर रूट लग जाएगा 64 पर, तो आर का मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसीलिए व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। मतलब 2 गुने 8 हो जाएगा, मतलब 16 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका व्यास, ठीक है। ये था अपना पहला का सॉल्यूशन, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। और दूसरा में क्या कहता है कि एक वृत्ताकार मैदान का परिधि 8 पाई सेंटीमीटर है। पहला का सेकंड में क्या कहता है कि वृत्ताकार मैदान का परिधि है 8 पाई सेंटीमीटर, मतलब परिधि, वृत्त का परिधि कितना दे दिया है 8 पाई। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, ये कितना है 8 पाई है, ठीक है। तो देखिएगा इधर से हमको आर का मान चाहिए, तो 8 पाई बट्टा क्या हो जाएगा, इधर से आर को रख लेंगे, बाकी जो 2 पाई बच गया इसको हम इधर भाग में ले जाएंगे, तो पाई से पाई कट गया, 2 चौका 8 कट गया, मतलब आर का मान कितना आया 4 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछ रहा था उसका त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या में यही 4 सेंटीमीटर भरा जाएगा। इधर वाला में पूछा था व्यास, तो व्यास को हम त्रिज्या का 2 गुना कर दिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट का ज़रूरत है, ठीक है। थोड़े से सपोर्ट की आवश्यकता है आप लोगों की, सपोर्ट करते रहिए, बस आपके हर कमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। आप ही लोगों के कहने पर हम ये वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर को स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों अपना सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो अर्धवृत्त है, ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। वृत्त को हम आधा काट देंगे। इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त है तो क्या हो जाएगा, परिधि आधा हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर बट्टा 2, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब अर्धवृत्त का परिधि पाई आर आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा वृत्त में तो ये व्यास नहीं जुड़ा था, लेकिन अर्धवृत्त में क्या होगा, ये दोनों त्रिज्या जुड़ेगा,
मतलब 2r भी तो जुड़ेगा। सिर्फ साइड वाला भाग करना क्षेत्र मतलब परिधि कितना हो जाएगा पाई r, लेकिन ये दोनों भी तो जुड़ना चाहिए ना, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो 2r जुड़ जाएगा। तो देखिए इस दोनों में से कॉमन आ रहा r, इंटू में बच जाएगा पाई प्लस 2। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा r इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप आप ऐसे ही लिखेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2। तो r का मान कितना दिया हुआ है 7, पाई का मान क्या होता है 22/7 प्लस 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इस दोनों को अगर एलसीएम लेके जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 7 आएगा, 22 प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 गुने कितना हो जाएगा 36/7। अब देखिए दोस्तों पाई प्लस 2 ये आप याद रखिएगा, इस चैप्टर में आपको बहुत ही यूज होगा। पाई प्लस 2 अगर कहीं भी आए ना तो आप डायरेक्ट से 36/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने दूसरा का पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अर्धवृत्तीय कोण मापक है। ठीक है, कोण मापक कैसा होगा, ऐसा ही होगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो खरीदते हैं आप तो उसमें रहता है ना ऐसा कोण मापने वाला, कोण किसी भी एंगल को नापना होता है कि कितने डिग्री का है, तो ऐसा ही वाला ये यंत्र होता है, उसमें उसका यूज करते हैं आप। ठीक है, हाँ, तो देखिए दूसरा के पहला क्वेश्चन में करता है अर्धवृत्तीय कोण मापक का परिमाप दे दिया है, दूसरा का दूसरा। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया है। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दे दिया ये 36। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2 बराबर 36। अब देखिए पाई प्लस 2 कितना होता है 36/7 होता है, तो डायरेक्ट रख सकते हैं 36/7 बराबर कितना है 36। तो हमको r का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा 36, और इधर से उधर जाएगा तो पलट जाएगा 7/36। 36 से 36 कट गया, मतलब r का मान आ गया 7। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसका व्यास क्या है, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा 2r, मतलब 2 गुने 7 मतलब आ जाएगा 14। तो दूसरा का आप कितना आया सॉल्यूशन 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चलते हैं इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें कहता है किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या r है और चाप की लंबाई l है, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं ना कुछ फॉर्मूला, उसी में से ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा, थोड़े से सपोर्ट की आवश्यकता है यार, बार बार कह रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन के पहला में कहता है किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या और चाप की लंबाई, ये फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, सीधे से लिख देंगे 1/2 गुने एल गुने आर, ये हमने साबित किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, किसी वृत्त का उसका जो है ये जीवा का लंबाई दे दे, ये हमको कितना दे दिया एल। ठीक है, जीवा की चाप की लंबाई दिया है, चाप की लंबाई दिया हुआ है, ये वाला कितना दिया हुआ है एल। ठीक है, और इसके त्रिज्या दे दिया ये आर। तो हम कैसे निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, ये इस फॉर्मूला से निकालते हैं। हमने आपको प्रूव करके भी दिखाया है थोड़ी देर पहले, आप वीडियो को पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक वृत्त का क्षेत्रफल है 38.5, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 38.5। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि इसका परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा पॉइंट में लगता है इसका आंसर आने वाला है तीसरा का दूसरा। ठीक है, तीसरा का दूसरा, ठीक है, पॉइंट में ही आएगा आंसर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बराबर 38.5 दे दिया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 38.5 बट्टा पाई चला जाएगा नीचे, मतलब 22/7। इस भाग को हम गुना में ले जाएंगे तो सीधे 7 चला जाएगा ऊपर और 22 रह जाएगा नीचे। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको अब ऐसे सॉल्व करते हैं। आर बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर के आ जाएगा 38.5 गुने 7/22। ठीक है, अब अंदर वाला का कैलकुलेशन आप कर लीजिए ना, गुना भाग। ठीक है, लास्ट में इसका वर्गमूल निकालिएगा तो पॉइंट में कितना आएगा, पॉइंट में आ जाएगा तीसरा का दूसरा में
पॉइंट में नहीं आएगा, देखिए कट जाएगा, कटने के बाद ये आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ तक कर लीजिएगा आप एकदम सही से। ठीक है, एकदम सही कीजिएगा, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के वृत्त त्रिज्य खंड का परिमाप है 16.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही प्यारा सा है, देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, सब क्वेश्चन को एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ी जल्दी में है इसीलिए उतने अच्छे से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पूरा एकदम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, अगर अगले दिन से एकदम पूरे कैलकुलेशन करके आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा उस सब चीज़ के लिए। तो आज वाले वीडियो में बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है, गुना भाग। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन में कहता है कि चौथा का पहला क्वेश्चन, देखिए समझिए बात को। चौथा का पहला में कहता है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का परिमाप है 16.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऐसा बनता है ना त्रिज्य खंड, ये पूरा क्षेत्रफल होगा, पूरा क्षेत्र होगा त्रिज्य खंड, तो इस पूरे का परिमाप कितना दिया हुआ है? इस पूरे का परिमाप 16.4। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्य खंड का परिमाप कितना दे दिया? परिमाप दे दिया 16.4। ठीक है, 16.4, और इसका त्रिज्या कितना दे दिया है? त्रिज्या दे दिया 5.2। तो ये त्रिज्या पे कितना होगा? 5.2। अब देखिए इस दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? इस दोनों को मिला के, दोनों मतलब 2r मिला के कितना हो जाएगा? 10.4। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चाप है, इस चाप का लंबाई कितना बचेगा? इस चाप का लंबाई कितना बचेगा? तो टोटल परिधि में से क्या करेंगे? परिधि में से 2 गुने त्रिज्या घटा लेंगे। तो परिधि टोटल कितना है? 16.4, उसमें से हमने घटा दिया 10.4, तो बच गया कितना? 6। मतलब चाप का लंबाई वो जो L है, L कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला बताए हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या बताया है? थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुने पाई स्क्वायर, तो 1/2 गुने L गुने R। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमको एक L मालूम चल गया, तो L के जगह पर कितना रखेंगे? 6। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख सकते हैं L गुने R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुने 6 गुने कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना है? 5.2 है, तो 2 तिया 6 कटेगा, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चौथा के पहला का आंसर 15.6 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से चौथा के दूसरा में देखिए क्या कहता है। चौथा के दूसरा में, ठीक है, यहाँ इधर थोड़ा सा कर दिए हैं, यहाँ से आप समझ लीजिएगा, इसको आप थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में सही से ही साफ लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड में कहता है किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18/7 सेंटीमीटर है, तो उनका व्यास ज्ञात करें। ठीक है, किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, अर्धवृत्ताकार है तो ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्ताकार कैसा होगा? इस तरह से होगा। ठीक है, इसका परिमाप दे दिया है कितना? 18/7। अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दे दिया है? 18/7। अर्धवृत्त का परिमाप कितना दे दिया? 18/7। तो हमसे पूछ रहा है इसका व्यास क्या होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ने बताया, r × पाई + 2 होता है, कितना है? 18/7 है, और r पाई + 2 कितना होता है? 36/7 होता है। इसको बिन का जोड़ लीजिएगा तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, बराबर कितना आ गया? 18/7। तो यहाँ से r का मान क्या आ जाएगा? 18/7 इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा तो पलट जाएगा, 7 चल जाएगा ऊपर, 36 चल जाएगा नीचे, 7 से 7 कटेगा, 18 दूनी 36। r का मान क्या आ गया? 1/2। ठीक है, लेकिन आप करेंगे कि आंसर नहीं मिला, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि इसका व्यास क्या है। तो व्यास d बराबर क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या, मतलब 2 गुने त्रिज्या कितना निकला है? 1/2। तो 1/2 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना? 1 सेंटीमीटर। आंसर होगा ये चौथा के पहला का। ठीक है, अब इसके बाद जो है बाकी जितना भी क्वेश्चन है ना, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये तो बाकी 4 नंबर तक था फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरने वाला। ठीक है, इसके बाद जो अपना क्वेश्चन सब आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा है। देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन सबको बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखिए
दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आप देखते ही जवाब दे सकते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्त है मतलब दोनों का केंद्र समान है। ठीक है, बीच वाला छोटका त्रिभुज छोटका वृत्त है, इसका भी केंद्र वही होगा और बड़ा वाला वृत्त का भी केंद्र वही होगा। और इसका व्यास कितना दिया हुआ है, बड़ा वाला वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा त्रिज्या कितना होगा 5 सेंटीमीटर। और छोटा वाला का व्यास कितना दिया हुआ 8, यहाँ से यहाँ तक व्यास 8 है तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस दोनों के बीच का दूरी बताना है आपको कि ये वृत्त जो है इस वृत्त से कितना दूर है। तो ये है 4 सेंटीमीटर पर और ये है 5 सेंटीमीटर पर। तो दूरी क्या होगा दोनों का बीच का, दूरी क्या हो जाएगा, बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है 5 और छोटा वृत्त का त्रिज्या 4, मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इस दोनों के बीच का दूरी। आप डायरेक्ट भी ऐसे मन में सोच के बता सकते थे। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद कह रहा है छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार वलय का भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए फिगर यही होगा, सिर्फ माप अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, माप अलग अलग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 का पहला तो आप समझ गए, 5 का छठा। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाहरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना 10 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या ये छोटका वाला का 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हमसे पूछ रहा है इस वलय का क्षेत्रफल, मतलब ये जो वृत्ताकार भाग का जो वलय बच गया ये इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इससे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा और बीच वाला भाग को हम घटा देंगे तो बाकी जो बच गया क्षेत्र साइड वाला इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल डायरेक्ट से आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाई इंटू कैपिटल R1 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं फॉर्मूला। लेकिन देखिए पहले हम बड़का वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r का स्क्वायर, बड़ा वृत्त का त्रिज्या को हम बड़ा वाला r मान लिए, उसमें से घटा देंगे छोटा वाला वृत्त का मतलब क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है तो बड़ा वाला r स्क्वायर बच गया, यहाँ से छोटा वाला r स्क्वायर बच गया। तो वही फॉर्मूला पे आ गए ना। तो पाई इंटू क्या बचेगा 10 का स्क्वायर और माइनस छोटा वाला त्रिज्या कितना है 7 है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू 100 माइनस 49 हो गया, मतलब 100 में से 49 गया तो 51 बचा, 51 पाई हो जाएगा इसका आंसर, 51 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, छठा का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, आइए 7वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा है। इसमें भी कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:9, तो उसके परिधि का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:9। ठीक है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:9। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, दो वृत्त का क्षेत्रफल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं पाई r1 का स्क्वायर हो जाएगा एक वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझा आपने। इसका अनुपात कितना दिया हुआ 4:9 बराबर दिया हुआ 4:9। तो हमसे पूछ रहा है कि इनके परिधि का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पाई कट गया। ठीक है, और r1 का स्क्वायर बट्टा r2 का स्क्वायर, इसको हम r1 बट्टा r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से 4/9 हो जाएगा। अब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो r1 बट्टा r2 बराबर क्या हो जाएगा, √4/9। ठीक है, तो r1 और r2 का अनुपात क्या आया 2/3, वर्गमूल आएगा इसका 2/3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम परिधि निकालते हैं, परिधि का अनुपात अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r1 बट्टा 2 पाई r2। ठीक है, यही ना निकालेंगे। ठीक है, तो यही निकालेंगे तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, सिर्फ r1 r2 का अनुपात बचेगा। तो r1 r2 का अनुपात कितना है 2/3 है, मतलब 2:3 ही आएगा इसका आंसर। मतलब अपना ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 एकदम से सही होगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात है 3:4, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। फटाफट से नोट करते चलिएगा, मिस नहीं करिएगा। अगर मिस हो जाता है तो फिर बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है ना फ्रेंड्स, तो आप फिर से उस पॉइंट को बैक करके देख लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि वृत्त के परिधि का अनुपात है 3:4। परिधि क्या होता है? 2πr होता है। तो r1 मान लेते हैं और 2πr2 मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों वृत्त का परिधि हो गया। एक वृत्त का त्रिज्या मान लिया r1, एक वृत्त का त्रिज्या मान लिया r2, ठीक है। इस दोनों का अनुपात कितना दे दिया है? 3:4। तो 2π से 2π कट गया, मतलब r1 और r2 का अनुपात कितना आ गया? 3:4। तो हमको निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर, ये निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं r1 बट्टा r2 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन r1 बट्टा r2 कितना है? 3/4 है। तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/16। 9/16 को अनुपात में लिखेंगे तो 9:16। अपना कौन सा नंबर ऑप्शन सही हो गया एकदम से? अपना ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही एकदम से, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक दौड़ पथ जो वलय के रूप में है कि भीतरी एवं बाहरी परिधि 440 मीटर और 506 मीटर है, तो दौड़ पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही पूछ रहा है, वलय का चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। जैसा अपना क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन बस वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बस। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है? दौड़ पथ है। तो दौड़ने वाला रास्ता क्या होगा? ऐसा होगा, ठीक है। और एक है उससे बड़ा परिधि वाला, उससे ज्यादा परिधि वाला, ठीक है। तो पूछ रहा है इस दौड़ पथ का चौड़ाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई कितना है, ठीक है। ये चीज पूछ रहा है। तो इसमें से एक का भीतरी परिधि दे दिया और बाहरी परिधि दे दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना दे दिया है? 440 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे दिया है? 506 मीटर। 506 मीटर। नहीं, ये तो परिधि दिया हुआ है, परिधि, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, परिधि दिए हुए हैं। तो मिस हो गया, थोड़ा सा ध्यान दिए नहीं उतना, ठीक है। ये त्रिज्या नहीं, परिधि दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बड़का वाला वृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है। तो देखिए बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या पहले निकालेंगे, ठीक है। तो बड़े वृत्त के लिए बड़े वृत्त का त्रिज्या परिधि क्या दिया हुआ है? बड़े वृत्त का परिधि दिया है 506 ना, 506 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? 2π और त्रिज्या मान है कैपिटल आर को बराबर 506 हो जाएगा। तो कैपिटल आर का मान निकालना बहुत ही ईजी है, 506 बट्टा 2π हो जाएगा, ठीक है। तो 506 बट्टा 2 गुने क्या हो जाएगा? पाई का मान 22 बट्टा 7 होगा, वो 7 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 22 से ये कटेगा, 22 दूनी 44 और 22 तिया 66, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 7 तिया 21, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 1 नहीं 7 या 21 के एक हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16 आ जाएगा बट्टा 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 8 16, 0 2 5 10, 80.5 आएगा ये मीटर। मतलब ये क्या आ गया? 80.5 मीटर, ठीक है, बड़ा वाला वृत्त का। अब छोटे वृत्त का परिधि क्या दिया हुआ है? छोटे वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है? 440, मतलब 2πr दे दिया है 440, ठीक है। तो r का मान क्या हो जाएगा? 440 बट्टा 2π, 440 बट्टा 2π, और पाई का मतलब क्या हुआ? 22 बट्टा 7, तो 22 हो जाएगा, और बट्टा में 7 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो 22 से 20 मरतबे कट जाएगा, 2 से 10 मरतबे कट जाएगा, मतलब ये आ गया 70 मीटर। ये छोटा वाला आ गया 70 मीटर। तो हमको इससे इसका चौड़ाई पूछ रहा है ना, तो वलय का चौड़ाई क्या हो जाएगा? वलय का चौड़ाई क्या होगा? ये पूरा में से मतलब 80.5 में से ये छोटका वाला का घटा लेंगे 70 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 10.5 मीटर इस वलय का चौड़ाई आ जाएगा, वृत्ताकार पथ का चौड़ाई आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर अपना जो है 1 2 3 नंबर ऑप्शन एकदम से सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझने में अगर फ्रेंड्स आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखते हैं इसके बाद अब 10 नंबर क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी त्रिज्य खंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और त्रिज्य खंड का कोण है
30 सेंटीमीटर 30 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसी में पाई के पद में निकालना। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। त्रिज्य खंड का त्रिज्या दे दिया, मतलब आर का मान दे दिया, कितना दे दिया है, आर का वैल्यू 18 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है 18 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर दे दिया है 30 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से निकाल सकते हैं। जब हमको थीटा और आर मालूम है तो क्या होगा फॉर्मूला, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है 30 बट्टा 360, और पाई को रहने देंगे, ठीक है, और 18 गुने 18 हो जाएगा। 30 से ये कितना से कटेगा, 12 से, ठीक है। अब देखिए 4 तिया 12, 6 त्रिक 18, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, कितना आ गया 27 पाई आ गया। तो 27 पाई अपना कौन सा एकदम से करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो गया एकदम से करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो हो गया थोड़ा ज़्यादा लंबा, लगभग 41-40 मिनट का बन गया है वीडियो। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो समझेंगे आगे के सॉल्यूशंस को। दोस्तों आज का हमारा क्लास, आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा जरूर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट पर हम इस चैप्टर को लेके आए हैं, इस चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन है, बहुत ही प्यारे तरीके से दोस्तों समझेंगे आगे के सॉल्यूशंस को भी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम खुशी खुशी एंजॉय कीजिए। थैंक यू दोस्तों।